हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पापिया चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मिनी माता गर्ल्स कॉलेज, कोरबा। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक लेसन वेजेस मजदूरी का अध्ययन करेंगे। मजदूरी श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। इसका अर्थ दो भागों में समझेंगे। एक है संकुचित अर्थ, जिसको हम कहते हैं नैरो सेंस, और दूसरा है विस्तृत अर्थ, जिसको कहेंगे ब्रॉड सेंस। पहले नैरो सेंस में अर्थात संकुचित अर्थ में ये जान ले कि श्रम के प्रयोग में मुद्रा के रूप में दी जाने वाली वह भुगतान जो एक समझौते के आधार पर स्वामी द्वारा अपने सेवकों की सेवा के बदले में दी जाती है। अर्थात यहां पर दो बातें आती हैं संकुचित अर्थ में, जिसको शामिल किया गया कि श्रम की कीमत मुद्रा या द्रव्य के रूप में करें, और इसमें जो है वो केवल भाड़े के श्रमिकों को लिया गया। लेकिन विस्तृत अर्थ में अगर हम देखें, जिसमें मार्शल और सेलिंगमैन ने परिभाषा दी कि श्रमिकों की सेवाओं के लिए दी गई कीमत मजदूरी होती है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के मजदूरी को शामिल किया गया। पहला, श्रमिकों के मानसिक और शारीरिक सेवाओं को जो वो बेचना चाहते बदले में कीमत लेते हैं, वो मजदूरी इसके अंतर्गत आए। दूसरा है वह स्वतंत्र कर्मचारी जो अपन स्वतंत्र रूप में अपनी सेवाएं लेते हैं और बदले में कीमत लेते हैं या शुल्क लेते हैं, जिसको मजदूरी के अंतर्गत शामिल किया गया। और तीसरा है व्यवसाय के व्यवसायी या प्रबंधक जो अपने स्वयं के व्यवसाय के लिए कीमत देख रेख करते हैं, उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया। संकुचित और विस्तृत अर्थ में मजदूरी की परिभाषा को जानने के बाद हमारे समक्ष मजदूरी का एक चित्र प्रस्तुत होता है कि मजदूरी वह पारितोषिक है जो मनुष्य को परिश्रम के बदले में प्रति घंटे, प्रतिदिन या समयानुसार मुद्रा के रूप में या वस्तु के रूप में या दोनों के रूप में दी जाने वाली कीमत है। तो अर्थों को समझने के बाद मजदूरी अर्थात टाइप्स ऑफ वेजेस, टाइप्स ऑफ वेजेस प्रकार, एक है नकद, जिसको कहते हैं नॉमिनल नगद, या हम वो कह सकते हैं मौद्रिक, और दूसरा होता है वास्तविक या असल, जिसको हम कहते हैं रियल वेजेस। नगद मजदूरी का मतलब है कि श्रम के प्रयोग के बदले में मुद्रा के रूप में दी गई कीमत, और वास्तविक मजदूरी नगद मजदूरी के साथ दी जाने वाली अन्य सुविधाएं, जैसे आवास की सुविधा या चिकित्सा की सुविधा या फिर उनके बच्चों के शिक्षण हेतु विद्यालय की सुविधा। जब दोनों को नगद मजदूरी के साथ अन्य सुविधाओं को जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाता है? वास्तविक मजदूरी। अब है कि इन दोनों के बीच में, नगद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी के बीच में संबंध क्या है? इन दोनों का रिलेशनशिप को जानने के लिए क्या नगद मजदूरी बढ़ती है तो वास्तविक मजदूरी भी बढ़ती है। तो अध्ययन करने से पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा नगद मजदूरी बढ़ेगी तो वास्तविक मजदूरी बढ़ेगी, क्योंकि मान लीजिए नगद मजदूरी बढ़ी लेकिन वस्तु की कीमत बढ़ गई उसी समय, तो मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाएगी। नगद मजदूरी के बढ़ने के बाद भी, मौद्रिक मजदूरी के बढ़ने के बाद भी असल रियल वेजेस क्या हो जाएगा?
नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसी के साथ ही मान लीजिए मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो वह क्या हो जाएगा, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाने से मजदूरी कम हो जाएगी। उसी तरीके से अगर मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है तो ये बढ़ जाएगी। इन दोनों का रिलेशनशिप अगर देखें तो किस पर आधारित है, मुद्रा की क्रय शक्ति, या फिर हम कह सकते हैं कीमत सूचकांक, कीमत सूचकांक पर। अब ये तो स्पष्ट है, नगद मजदूरी श्रम के प्रयोग के बदले में नगद में दिया जाता है। तो वास्तविक मजदूरी को निर्धारण करने वाले कंपोनेंट्स कौन कौन से, करने वाले तत्व, अर्थात नगद मजदूरी के अलावा वास्तविक मजदूरी को निर्धारण करने वाले कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मुद्रा की क्रय शक्ति, दूसरा है अन्य सुविधाएं, तीसरा अतिरिक्त आय की सुविधा की संभावना, कार्य की दशा, कार्य का स्वभाव, कार्य की दशा, कार्य अवधि, कार्य की नियमितता, भविष्य में उन्नति की आशा, व्यावसायिक व्यय, प्रशिक्षण लागत व समय, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यापार की दशा, ये 13 बिंदु। अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति, जिसको हम लोग समझ ही लिए हैं कि बस मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ने पर बढ़ेगी और मुद्रा की क्रय शक्ति कम होने पर वो कम हो जाएगा। मुद्रा, उसके बाद अन्य सुविधाओं को भी हमने कहा कि अगर परिवहन की सुविधा मिलती है तो नगद मजदूरी उतने रहने के बाद भी वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। अतिरिक्त कार्य की संभावना, कुछ व्यवसाय में ऐसे होते हैं कि अतिरिक्त कार्य की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए कि टाइपिस्ट के लिए है कि वो कार्य के बाद अलग से कार्य करने की सुविधा अगर है तो स्वाभाविक है उस व्यवसाय में श्रमिक की वास्तविक जो मजदूरी है वो बढ़ जाएगी। कार्य का स्वभाव, जैसे जोखिमपूर्ण कार्य होगा, अरुचिकर कार्य होगा, नगद मजदूरी अधिक रहने पर भी वास्तविक मजदूरी कम हो जाएगी। कार्य की दशाएं, जिन व्यवसाय में कार्य की दशाएं अच्छी होती है, अर्थात वहां के जो व्यवसायी होते हैं या प्रबंधक होते हैं वो अपने श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वहां के कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी उन श्रमिकों की मजदूरी से, वास्तविक मजदूरी से अधिक होगी जहां पर की दशाएं सही नहीं होगी। कार्य अवधि, जहां ज्यादा काम करना पड़ता है, अवधि सब ज्यादा है, छुट्टियां कम है, वहां की कार्यरत श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी अपेक्षाकृत कम होगी जहां पर कम काम करना पड़ता है या छुट्टियां अधिक है। कार्य की नियमितता, जहां पर नियमित रूप से कार्य की व्यवस्था है वहां पर कम मजदूरी पर भी नियमित कार्य होने के कारण वहां पर संभावनाएं, वहां पर वास्तविक मजदूरी बढ़ जाती है। भविष्य में जहां पदोन्नति होने, ऐसे व्यवसाय जिसमें पदोन्नति होने की संभावना है तो वहां श्रमिकों की नगद मजदूरी के अतिरिक्त
वास्तविक मजदूरी अधिक होने की, कम होने पर भी वो अधिक रूप से वास्तविक मजदूरी निर्धारित होती है। फिर है व्यवसाय का व्यय। कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिसमें कार्यरत श्रमिक या कर्मचारी उनको अधिक व्यय करना पड़ता है, जैसे अध्यापक को पुस्तक खरीदना है, तो ये व्यय जो है वो किसको नहीं मिलता, वो साधारण मजदूरियों को नहीं मिलता, तो उनके नगद मजदूरी से ये कम मिल जाते हैं। फिर है प्रशिक्षण लागत एवं व्यय। प्रशिक्षण लागत एवं समय, जिसमें ऐसे जो प्रशिक्षण में अधिक व्यय करना पड़ता है या समय अधिक लगता है, जैसे डॉक्टर का है, इंजीनियर का है, तो वहाँ की वास्तविक मजदूरी जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होगी। फिर है सामाजिक प्रतिष्ठा। ऐसे व्यवसाय जिसमें मजदूरी कम होने के बाद भी लेकिन समाज में प्रतिष्ठा है, जैसे अध्यापक का, तो उस वहां पर वास्तविक मजदूरी को प्रभावित कर सकते हैं। व्यापार की दशाएं। व्यापार में 2 दशाएं हैं, एक है मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन। मुद्रा प्रसार मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करती है और मुद्रा संकुचन मुद्रा की क्रय शक्ति को बढ़ा देती है। तो ये दोनों ही वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने में प्रभावित कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्यवसाय चाहे एक ही प्रकार के हो या फिर मान लीजिए कि अलग अलग प्रकार में कार्यरत कर्मचारियों के बीच में भी मजदूर विभिन्नता पाई जाती है। तो मजदूर विभिन्नता, या हम इसको कहें मजदूरी अंतर विभिन्नता, इसको पढ़ने के लिए हम इसको 3 समूह में बांट देते हैं। पहला होता है श्रम बाजार में अपूर्ण प्रतियोगी समूह, जिसमें पहला है साधारण आमदनी व्यक्ति, दूसरा है अकुशल श्रमिक, तीसरा कुशल व प्रशिक्षण प्राप्त श्रमिक, चौथा उच्च शिक्षा योग्यता प्राप्त व्यवसायी या प्रबंधक। ये चारों जो श्रमिक है, ये आपस में एक दूसरे से कोई इनकी प्रतियोगिता नहीं होती, इसलिए इनके श्रमों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरा आता है, दूसरा हम देखते हैं सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का तात्पर्य यह है कि एक ही प्रकार के व्यवसाय में रहने वाले श्रमिकों में अलग अलग मजदूरी भिन्नता पाई जाती है। उसका कारण अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत 7-8 ऐसे तत्व आते हैं, जैसे प्रशिक्षण व्यय, व्यवसाय की गतिशीलता का अभाव, व्यवसाय का स्वभाव, कार्य की अवधि, अतिरिक्त या अन्य सुविधाएं, भविष्य उन्नति की आशा, और भविष्य उन्नति की आशा। और इसके अंतर्गत कि जैसे प्रशिक्षण व्यय, जिसमें अधिक प्रशिक्षण व्यय लगता है, तो उसमें स्वाभाविक है कि वहां पर श्रमिक अलग अलग प्रशिक्षण के लिए अलग अलग प्रकार के व्यय होते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि एक में व्यय ज्यादा लगता है तो अपेक्षाकृत उसमें श्रमिकों की मजदूरी अधिक होगी। दूसरा व्यवसाय की गतिशीलता का अभाव, अर्थात उसमें गतिशीलता का अभाव होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में जब तैयार नहीं होते हैं तो वहां पर अपेक्षाकृत भिन्नता पाई जाती है। फिर है कि व्यवसाय के का स्वभाव। स्वभाव का मतलब है, जैसे मैंने अभी बताया
कि जहां पर अपूर्ण जोखिमपूर्ण हो, जहां अरुचिकर कार्य हो, वहां पर मजदूरी अधिक होगी, बशर्ते जहां पर जोखिम अधिक होगी वहां की मजदूरी, जहां अरुचिकर होगी, जहां पर आलस का काम होगा वहां मजदूरी अधिक होगी, और जहां जोखिम कम होगा वहां ऐसी स्थिति में मजदूरी जो है सामान्य दर पर कम होगा। फिर है कि व्यवसाय का में कार्य की अवधि, अधिक अवधि जहां कार्य लगेगा वहां पर स्वाभाविक है कि मजदूरी बढ़ जाएगी, अधिक होगी, जहां कम काम लगता है और छुट्टियां ज्यादा रहती है। फिर है अतिरिक्त सुविधाएं या अन्य सुविधाएं, जो अतिरिक्त सुविधा दी जाती है तो वहां पर कम मजदूरी के बाद भी वो सुविधाओं के कारण वहां पर उसके कारण क्या होता है कि कम मजदूरी पर कार्य करने, नगद मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। फिर उन्नति की आशा रहती है, भविष्य में उन्नति की आशा रहेगी तो भी वहां पर कार्य करने के लिए तैयार होगा। फिर है अंतिम, इसमें है अंतिम है व्यवसाय का स्थायित्व, अर्थात व्यवसाय अगर स्थायी है तो वहां पर जो कम समय के लिए काम या मौसमी काम करते हैं उनको ज्यादा मजदूरी दिया जाता है और स्थायी के लिए। ये भी एक कारण होता है कि इसमें मजदूरी अंतर विभिन्नता के अंतर है। अब ये तीसरा जो कारण है वो है असामान्यीकरण। इसमें दो प्रकार से हैं, हम इसको समझेंगे। एक होता है बाजार की अपूर्णता, जो तीन चीजों में, एक है श्रम संघ, दूसरा है व्यवसाय गतिशीलता का अभाव, फिर तीसरा है सामाजिक अगतिशीलता। दूसरा है श्रमिक गुणवत्ता। जैसे श्रम समूह की शक्तिशाली होने पर मजदूरी दर वृद्धि हो जाती है, भौगोलिक कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं तो भी कम मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। और सामाजिक अगतिशीलता का मतलब होता है कुछ समय के ऐसे होते हैं जो जाति वंश आदि के कार्य को ही आगे बढ़ाना चाहते, दूसरे कार्य में नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर मुख्य रूप से असमानीकरण के अंतर्गत बाजार की अपूर्ण दशाओं के कारण होता है। और फिर अंतिम होता है श्रमिक गुणवत्ता। तो जिसमें गुणवत्ता अधिक होगी उनकी गुणवत्ता के अनुसार कीमत दी जाएगी, और जिनकी गुणवत्ता कम होगी उसको उसकी मजदूरी या कीमत जो है वो कम आती जाती है। ये तीन समूहों के आधार के कारण क्या है, मजदूरी अंतर विभिन्नता पाई जाती है। अब है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक समान कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उन दोनों के बीच में मजदूरी जो है एक ही प्रकार के कार्य करने के बाद भी अलग अलग दी जाती है। उसके लिए ये मान्यता है कि स्त्री को कार्य करने की क्षमता कम होती है, स्त्री जो है वो, महिलाएं जो है वो असंगठित होती है, प्रशिक्षण का अभाव होता है, व्यवसायिक गतिशीलता नहीं होती है, फिर ये अस्थायी रूप में कार्य करना चाहते हैं, फिर ये उनको अन्य सुविधाओं की मांग करना चाहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि महिलाओं की नियुक्ति पर व्यवसाय को अधिक खर्च करना पड़ता है। ये सारे तत्व आते हैं, बातें कही जाती है कि एक स्त्री की मजदूरी कम। लेकिन आधुनिक समय में पूरे विश्व में सभी देशों में एक समान अधिकार दिया गया, जहां स्त्री और पुरुषों को एक ही प्रकार के कार्य का एक ही प्रकार की कीमत देनी चाहिए उनके श्रम के बदले में। नहीं तो ये जो तत्व है वो न्यायोचित नहीं लगती है या न्याय संगत दृष्टिगोचर नहीं होता है। अभी अभी हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ये दिया गया है कि सेनाओं में भी पदोन्नति उनके एक समान क्षमता और आधार पर उनको दिए जाने का निर्णय आया है। अब है कि मजदूरी के निर्धारण के सिद्धांत, जिसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे कि मजदूरी, अर्थशास्त्र की भाषा में मजदूरी श्रम की कीमत है, तो कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति पे होना चाहिए। तो इसमें क्या मांग और पूर्ति के आधार पर होते हैं, इसके कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, इसका अध्ययन हम अगले कक्षा में करेंगे।